हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब सुकुशल होंगे और एक सुखमय और खुशी वाला जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जाने माने टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सबकी लाइफ में जब हम मैरिजेस की बात करते हैं, गुण मिलान की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मंगलिक दोष की। मंगलिक दोष है क्या? मंगल जो नवग्रहों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। एज लाइक अदर प्लेनेट्स, हर प्लेनेट का अपना एक अस्तित्व, अपनी प्रॉपर्टीज है, तो मंगल की भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। हम मंगल ग्रह के बारे में, रेड प्लेनेट के बारे में कुछ जानते हैं। एज पर आवर सेजेस रिसर्च, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मंगल इज अ फायरी प्लेनेट, एनर्जेटिक प्लेनेट। कहते हैं हम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य हम। शक्ति कारक है, अग्नि तत्व विराजमान है, अंगारकाय नमः भी कहा जाता है। और एक कमांडर का, एक डिफेंस का जो रोल रहता है वो मंगल प्ले करते हैं। जहां भी एनर्जीज है, जहां भी ताकत है, जहां भी शक्ति है, भूमि सुतो कहा गया है, भूमि के कारक है। अनेकों अनेकों एस्पेक्ट्स हैं जिस हमारी लाइफ के, जिसमें मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो फ्रेंड्स, विल अंडरस्टैंड कि ये मंगल की जो प्लेसमेंट है और जो मंगलिक दोष है एक्चुअली है क्या। इट्स अ वेरी सिंपल प्ले लॉजिक। जहां हम मंगल की प्लेसमेंट इन आवर D1 चार्ट, we consider that, and according to that placement we finally conclude if the person is having some kind of minor major manglik dosh or not. Still, I'll before starting that I'll specifically share manglik dosh is not actually like a दोष की हम उसको एक अलग तरीके से कैटेगराइज कर ले कि वो कोई बहुत ही बुराई हो रहा है उसके साथ जीवन में। मंगलिक दोष वर्ड यूज किया जाता है, हम उसे मंगल दोष मानते हैं पत्री में, क्योंकि उस पर्टिकुलर पत्री में मंगल की प्लेसमेंट कुछ ऐसे पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड भाव में है, पर्टिकुलर हाउसेज में है, जहां हम उसे मंगल दोष की कैटेगरी में करते हैं। तो मंगल दोष के बहुत हद तक कुछ मेलेफिक इफेक्ट्स माने गए हैं, जिसको एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम लोग कंसिडर करते हैं। इवन देन मंगल कैन बी वेरी बेनिफिशियल इवन सिटिंग ऑन दोज हाउसेज जहां वो किसी और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर बेनिफिट्स दे रहा होगा। सो वी आर जस्ट टॉकिंग कि मंगलिक दोष क्या होता है। वी आर नॉट सेइंग कि मंगल दोष के हमेशा साइड इफेक्ट ही होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो रेड प्लैनेट इज really a point, a concept, a topic of curiosity, जिज्ञासा का बहुत बड़ा पॉइंट है ये। हमारे एस्ट्रोलॉजी में, इवन एस्ट्रोनॉमी में इसके बारे में काफी रिसर्च चलती है। बहुत बहुत लोग इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इस पर रिसर्च करते हैं फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी भी रेड प्लैनेट मार्स के ऊपर बहुत रिसर्च कर रही है आज की तारीख में। सो वी विल टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी हियर। सो व्हाट इज मंगलिक दोष? वी अंडरस्टैंड द D1 चार्ट। सो बहुत सिंपल है दोस्तों। लगन मीन्स द फर्स्ट हाउस। सो whenever the planet Mars is placed in first house, fourth house, seventh, eighth and 12th house, its
identified as Manglik dosh in person's chart. We are talking about Lagan Kundli here, D1 chart. Though even because Chandra Kundli is also very important for as a Rashi calculation as well as lot of other calculation including साढ़े साथी and all. So Chandra Kundli का भी बहुत बहुत importance आता है. पर मेजर प्रेडिक्शंस हम लगन कुंडली को लेकर एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ चंद्र कुंडली को लेकर करते हैं. तो चंद्र कुंडली में भी मंगल दोष को उसी तरीके से ही काउंट किया जाता है. बट मेजर जो मंगल दोष का कंसिडरेशन है वो लगन कुंडली से सबसे पहले हम देखते हैं. सो हमने समझा जब भी मंगल फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होगा यानी कि हमारे लगन में, देन इट इज मंगलिक दोष, फोर्थ हाउस, सेवंथ, एट्थ एंड ट्वेल्थ. सो ऑल दीज हाउसेस will consider create a mangal dosh whenever the Mars is placed here. So this is a standard theory which comes from the Vedic astrology, which is we are using here. We'll understand what happens when Mars is, we are not talking about Rashi here, which Rashi, which nakshatra is the Mangal is placed. We'll definitely come to that in the next slide. As of now, we are primarily considering कि सिर्फ मंगल फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवंथ में, एथ में, ट्वेल्थ में, तो एक तरीके से मंगलिक दोष क्रिएट हो रहा है. So what happens when Mars is placed in first house? Because first house is related to our health, our personality, even the longevity also. So first house placement of Mangal directly impacts the health, personality, and marriage. It's a fiery and over energetic planet. So obviously when we talk about marriage, so any impact of Mars in marriage is somewhere giving a fluctuation in married life. It's not always giving a negative result, but some, because it's a fiery planet. Fourth house, Sukh Bhav mein, the placement of Mars in fourth house again creates the Manglik dosh. So it impacts the family happiness. Anyways, Manglik dosh will definitely have some or less or more or less some kind of effect on marriage in every placement. Then we talk about seventh house. Seventh house is the main house for any marital happiness, success of married life. So definitely and directly impacts. When it is sitting in first house, it is directly aspecting the seventh house. So again, it is somewhere giving some kind of fluctuations in married life. Spouse के house को सीधा सप्तम दृष्टि से जब देखेगा तो आएगा. Now when it is directly sitting in the spouse house itself, marriage का house जो एक happiness का, एक affection का house है, relationship का house है, even personal partnership का house भी होता है, उसमें मंगल की placement married life पे fluctuations देती है. Again depends on the Rashi and Nakshatra and the strength of the Mangal also. But here we are talking about the sthan, the placement of the Mars. Eighth house is a very important house in any chart because it talks about longevity, health, incidents in our life. So again, the placement of Mars here affects the health, longevity, and again the marriage also because it is the second house from seventh. Then 12th house placement impacts the sleep, our marital happiness, pleasures from marital happiness also comes from the 12th house, 7th and 8th. So 12th house talks about the pleasures, even our expenditures and all. So because every house, when we talk about first, fourth, seventh, eighth, which we are talking about, it's not only marriage. Every house is having n number of different aspects of our life which they are covering. लग्नेश शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, फोर्थ सुख, माँ, कार, घर, बहुत सारी चीजों को देख रहा है. सेवंथ हाउस इज मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, and eighth house is inheritance also. So 12th houses are foreign travels, are losses. So placement of Mars in these houses as a static we consider create a Manglik dosh. The impact we are talking about, every house have their different own attributes. Accordingly, the Mars gives the effect of its placement on that house.
फर्स्ट में तो हेल्थ पे कैसा इम्पैक्ट दे रहा है, मार्स की प्लेसमेंट और उसके नक्षत्र और उसकी राशि पे डिपेंड कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग है, एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेड है, वीक है, किस नक्षत्र में बैठा है, फिर मार्स पे किस तरीके की दृष्टि पड़ रही है, एक और मेजर रहेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्लेसमेंट वी अंडरस्टैंड, हियर वी आर जस्ट सेइंग द प्लेसमेंट, इन प्लेसमेंट से मंगलिक दोष क्रिएट हुआ। When we talk about predictions, it's pure complete results in consolidation. We consider किस राशि में मंगल है, किस नक्षत्र में मंगल है, मंगल के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति की राशि क्या है, वो लगन क्या है। As we said in first slide that Mangli dosh, we are talking about the placement. Now coming to the ownership of house where the Mars is sitting, the nakshatras and different things. So we'll understand Manglik dosh, because as per Vedic astrology, Manglik dosh is having some cancellation points also. The placement will definitely make the Manglik dosh effect. This is very much clear. अगर वो इन भावों में बैठा हुआ है तो वो पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में वो मंगलिक दोष क्रिएट कर रहा है। अब उसकी मंगलिक दोष की स्ट्रेंथ कम या ज्यादा, या उसकी काइंड ऑफ कैंसलेशंस वी से, एज पर आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी these points are considered where we say कि कुछ तरीके से मंगल दोष कैंसल हो रहा है। मार्स posited in any of the house where we talk about, if it is in first house in Aries, अगर मेष राशि में फर्स्ट हाउस में है, 12th house in Sagittarius, 4th house in Scorpio, 7th house in Taurus, and 8th in Aquarius. So if this is a situation, then as per Vedic astrology it's considered that Manglik dosh is somehow cancelled. Now second point, when Mars is in 4th house in Aries or Cancer, or it is in 7th house in Aries or Cancer, in that case also Vedic astrology states that Manglik dosh is somewhere weakened or cancelled. I say it's not completely cancelled because the placement is definitely there. Because as per our sages and Vedic astrology, they have found in this kind of a position where Mars is in 4th house in Aries or Cancer, such cancellation points weaken the Manglik dosh effects. But overall, when we talk about the lifelong placement, the Mars will definitely be positioned in there. Mars posited in 12th house in Rashi of Mars itself, Mercury and Venus. So in that case also, the Manglik dosh cancelled or gets weakened. Mars dosh reduces in case Jupiter and Venus are in 1st and 7th house of in own or exalted house. Anyways, when we talk about malefic planets, benefic planets, we have always seen that कि benefic planets का कोई भी aspects हमेशा किसी भी malefic planet के effects या किसी भी malefic दोष को कम करने के लिए हमेशा powerful होता है, in which Jupiter and Venus play a very very important role because they are one of the benefic planets जो किसी भी चार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं फॉर एनी मैरिज, एनी वर्क, एनी बिजनेस, एनी ग्रोथ. सो दे हैव अ वेरी प्रोमिनेंट रोल. So in that case, when Jupiter and Venus are in 1st and 7th house, they help the chart to nullify or somewhere cancel the Manglik dosh or actually reduce the effects of Manglik dosh. So it's a very simple cause where the positivity is so much that the effects of negativity gets reduced. But negativity is definitely there. The dosh, the placement dosh will definitely be there. Mangal dosh gets cancelled or reduced when if it is in own or exalted sign. So Mangal अपने ही exalted sign में है या own sign में है, then it's also considered to be nullified and reduced. Mangal dosh gets cancelled in case of conjunction with Jupiter or Rahu or Moon. Mangal dosh cancelled in case Jupiter aspects the 7th place Mars. So again saying Jupiter की सप्तम दृष्टि Mars पे आ रही है because a benefic planet is looking at it. So obviously it will cool it down or give the benefic results, at least because Jupiter is having the drishti on this. Still, the major consideration depends what is the Rashi of Jupiter, what is the nakshatra of Jupiter. Jupiter की अपनी कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ कितनी है. अगर 1% में जुपिटर खुद भी मैलेफिक हो गया या डेबिलिटेड हो गया, मकर राशि का हुआ या किसी मैलेफिक नक्षत्र में हुआ,
तो उसकी दृष्टि से मास कंट्रोल तो होगा, बट जुपिटर में खुद में पावर नहीं होगी तो वो भी नहीं कर पाएगा. सो दिस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्लेसमेंट हियर. बाय द कंसोलिडेशन रिजल्ट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो प्लेनेट भले वो मास हो या जो एस्पेक्ट कर रहा है वो खुद किस राशि में और कितना स्ट्रांग है. In case of matchmaking, because nowadays, though we have already moved to a modern and industrialized era, so we are trying to understand astrology as a benefic point, which is very good thing, and we avoid all misconceptions about astrology. So same way, when we talk about manglik dosh and marriage matchmakings and all, we just say one should ease out and just try to understand the chart with the help of a well versed astrologer, so that simply going कि मंगलिक दोष है और वो मैच नहीं होता, that is a misconception. There are a lot of parameters, lot of points on which any match making is done. One of the parameters which we can understand in say any person is because there's a saying कि मंगलिक की मंगलिक से ही विवाह होना चाहिए, which is rightly said, which is not wrong. बट मंगलिक दोष कितना है, क्या मंगलिक दोष है या नहीं है, ये कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि मंगलिक की मंगलिक से शादी नहीं होगी तो उसका विवाह नहीं हो सकता. इट्स रॉन्ग, इट्स अ मिसकंसेप्शन. मैरिज मैच मेकिंग एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी हैव many पैरामीटर्स. सो मंगलिक दोष इज वन ऑफ द कंसिडरेशंस जिसको एक एक्सपर्ट, एक जो ज्योतिष का ज्ञान रखता है वही उसको अच्छे तरीके से समझा सकता है. हम इसके बारे में कोई भी गलत धारणा ना बनाए. जैसे एक छोटा सा एक पॉइंट ये आता है कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में मंगल दोष है, 1st 4th 7th 8th 12th में कहीं भी मंगल दोष किसी तरीके से क्रिएट हो रहा है, तो उस समय में जो दूसरा जो पक्ष है जिसके साथ हम मैच मेकिंग कर रहे हैं, एनी मेल और फीमेल, इफ सैटर्न एंड राहु आर प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन, so somewhere the malefic effects is reduced. So for example, अगर 12वें भाव में मंगल है किसी गर्ल या बॉय की जन्म पत्री में, और सेम वे दूसरे जो काउंटर है उनकी पत्री में शनि सेम चार्ट सेम पोजीशन पे प्लेस्ड है, so it definitely reduces the effects of मंगल दोष. So again, this is one of the parameter, and we have to, or we should definitely consider the Ashtakut also, because Ashtakut Milan is one of the primary base which we have been using since eras in Vedic astrology for any matchmaking. So this is one of the important point in today's world, because when we have understood astrology into deep, जहां हम एक ही क्लिक के ऊपर षोडश वर्ग और कितने चार्ट्स को बना लेते हैं और हम ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो अष्टकूट के साथ साथ हम बाकी चीजों को भी देखते हैं. अष्टकूट मिलान इसकी कितने गुण मिले हैं, 36 गुण में से 28 मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, 29 मिल रहे हैं, मिनिमम 20 चाहिए, मिनिमम 18 चाहिए, ऑल दैट. सो उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स के हिसाब से हम मंगल दोष की कंसिडरेशन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं बहुत अच्छा गुण मिलान हो रहा है, अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं और मंगलिक दोष आ रहा है, सो ऑब्वियसली अष्टकूट मिलान की वजह से मंगलिक दोष के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं. I'm again repeating, we are not saying कि it is completely cancelled or completely nullified, because मंगल दोष as a primary level, at a basic level, we say the placement of Mangal. Now when we talk about its effects, its strength, its cancellation, is it nullified or not, that is based on the Rashi, the aspects on Mangal, the nakshatras and all. So lot of considerations have to be done on that. Still, at the end, if total result of Ashtakut Milan is good and overall there are no other malefics in any matchmaking, so Mangal dosh can be ignored here. So apart from marriage and all, because it is very prime point which comes in matchmaking, जहां लोग बहुत ज्यादा मंगल दोष को सबसे पहले कंसिडर करते हैं, बट मंगल प्लेसमेंट मैं कहूंगा मंगलिक होने को एक
पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट कहूंगा, उसका सिर्फ मैरिज पे इफेक्ट नहीं आता, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारी लाइफ पे जिसके इफेक्ट आते हैं, बिकॉज इट इज ए एनर्जेटिक प्लेनेट, इट्स अ फायरी प्लेनेट, और हर प्लेनेट हर भाव में अपना ही एक रिजल्ट देता है. सो एनी काइंड ऑफ अ problems coming from Mangal as a planet, either due to its placement or due to its debilitation or its conjunction with malefics, where there are very simple remedies which we can do in any way, either it is related to marriage, business, health, longevity, inheritance. So best part is the Vedic mantra jap of Mangal, planet Mangal. हम किसी भी अच्छे और नॉलेजेबल पंडित के थ्रू या स्वयं भी जो हमें नॉलेज है, हम मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, विधि विधान से करा सकते हैं. सो अनदर सिंपल डे टू डे लाइफ में रूटीन में वी कैन डू द डोनेशंस रिलेटेड टू मंगल प्लैनेट. सो वी कैन डोनेट स्वीट्स, रेड कलर क्लॉथ्स, पल्सेस, कॉपर, fasting on Tuesdays, worship Lord Hanuman ji, offering prasad and chola, recite Hanuman Chalisa regularly is the best remedy, best to best answer for any kind of problems created by planet Mangal or Manglik dosh and all, because Hanuman puja can easily nullify any kind of problems or Manglik dosh or any challenges coming to due to planet Mangal. In case of any debts, recite Mangal Chandika Stotra, worship Lord Ganesha for the removal of debts, because Mangal is one of the prime planet which is always considered in any chart to find out the debts, the intensity of debts, cause of debts. कहीं भी ऋण मुक्त होने के लिए, ऋण से जो भी परेशानी हमारी लाइफ में आ रही है, तो उसके अंदर मंगल की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है. ड्यूरिंग द मैरिज, if any kind of a Mangal dosh is present or there are some doubts that Mangal dosh can create a problem, so a Vedic puja of Mangal can be done as per the Vedic astrologer who is actually suggesting on all the chart matchmaking and all. So it's very simple. It's not a scary part where we people think कि हाँ मंगल दोष है, हमें ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है. Mangal is a very good planet. It is one of the ruler of energy, power, fire, energy, complete power source can be determined with Mangal, because in absence of strong planet like Mangal, in case any weak aspect come from the Mangal or any debilation comes from the Mangal, so energies in that particular chart are always low. The person will definitely feel weak and low. The moral and the confidence goes down because there are a lot of fluctuations in mind which happen due to Manglik or debilitated Mangal. So बहुत सिंपल तरीके से हम मंगल दोष और मंगल से आने वाले डेबिलेशन से आने वाली या मंगल के किसी मैलेफिक कंजंक्शन से आने वाली प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हम मंगल के जाप करें रेगुलरली, खुद कर सकते हैं विधि विधान से. अगर बहुत ज्यादा दोष है तो किसी अच्छे से योग पंडित से विधि विधान से मंगल के जाप करा सकते हैं, वैदिक मंत्र के मंगल के डोनेशंस कर सकते हैं. उसमें भी किसी भी डोनेशन को करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड all what donations should be done or should not be done by the knowledgeable astrologer. Fasting on Tuesdays, worshipping Lord Hanuman ji and Ganesha and doing Mangal Chandika Stotra can help a lot. फ्रेंड्स, आज हमने समझा मंगल दोष और मंगल की प्लेसमेंट्स को किस तरीके से कंसिडर किया जाता है. 9 के 9 planets बहुत important है. Mangal is also one of the important planets. But only thing which I am trying to put across through the session is कि मंगलिक होना या मंगल दोष होना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से हम सोचे कि हमारी लाइफ रुक गई या हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा या हमारी मैरिज नहीं होगी. इट्स नथिंग. It's very simple. It's just simply a placement of planet in particular bhavas as per Vedic astrology. और उन भावास के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैरिज हो गया या सुख स्थान हो गया, तो जो पीस और हार्मनी मांगते हैं वहां पर एक ओवर एनर्जेटिक प्लेनेट आना या फायरी प्लेनेट आना कैन क्रिएट सम फ्लक्चुएशंस.
Still there will be definitely some positive points also. It's not कि वो हमेशा खराब होगा. अब 12वें भाव में अगर मंगल है तो एक्सपेंस क्रिएट करता है, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है बिकॉज उसकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है. बट अगर ओवरऑल चार्ट अलाउ करता है, देन मंगल कैन डेफिनेटली अलाउ द पर्सन टू डू गुड इन फॉरेन कंट्रीज एंड अब्रॉड ऑल्सो. So that could be the condition, but again depends on the consolidated analysis. We can't definitely go with one point to predict कि मंगलिक दोष है तो मैरिज अच्छी नहीं होगी, मंगलिक दोष है तो ये अच्छा नहीं होगा. इट्स नेवर सो. होप आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ अब मंगलिक दोष के बारे में जो भी अगर किसी के भी मन में कोई मिसकंसेप्शंस हैं या मिथ है वो दूर होगा और लोग इस पर्टिकुलरली छोटे से पॉइंट को बहुत इजी गोइंग लेंगे. अदरवाइज हम अपनी लाइफ में उस एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट की वजह से ओवर स्ट्रेस रहते हैं कि हाँ हमें मैच मेकिंग करनी है तो ऐसे करनी है और हमारे साथ प्रॉब्लम्स आएंगी. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ए वेरी सिंपल प्लेसमेंट विच डेफिनेटली नीड्स द कंसिडरेशन. आई एम अगेन रिपीटिंग, कंसिडरेशन उसके लिए चाहिए कि आपको किस तरीके से क्या पर्टिकुलर एक्टिविटी आगे करनी चाहिए, क्या रेमेडी आगे करनी चाहिए, मैच मेकिंग कैसे करना चाहिए. बट इट्स नॉट scary, it's very simple and easy. Just need to understand and explore with the help of a Vedic astrologer, knowledgeable astrologer, and remedies are available. अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर्टिकुलर वीडियो को भी लाइक कीजिए. समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा.